हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? इसमें जो है हम पॉलिटिकल साइंस का जो है मैराथन करेंगे और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस है। वीडियो है इस एग्ज़ाम के लिए, खासकर सीयूटी यूजी के लिए। तो आपको जो है देखना है। अब मैं इसमें जो है केवल मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। और जो है ये एक आप ये समझ लीजिए, ये एक तरीके का रिवीजन पर्पस से जो इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप जो है जो पढ़ाई कर रखे हैं उसको जो है उस हिसाब से आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का चैप्टर है आपका, फर्स्ट द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। इसके अंदर जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि बर्लिन वॉल था और ये एक सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। तो ये जो बर्लिन वॉल था इसका मेन जो ये किस लिए बनाया गया था, ये जो है सिविलाइज कर रहा था इसको, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को। ये बिल्ड किया गया था 1961, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और टू सेपरेट द ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन से, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट बर्लिन को जो है ये सेपरेट करता था इसका। ये बर्लिन वॉल जो है एक तरीके का डिवीजन भी था कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। ये लगभग 150 किलोमीटर्स लॉन्ग थी और ये जो है ये जो है लगभग 28 सालों तक खड़ा रहा ये दीवार। और अगर वॉल की बात करें, इसको ब्रोकन किया गया था यानी तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 को, ठीक है। तो आपको जो है एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि ये बिल्ड कब किया गया था और ये किस लिए क्या था। बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज कर रहा था, द डिवीजन बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। एंड बिल्ड किया गया था इन 1961 को टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन इट। और ये जो है मोर देन 150 किलोमीटर स्टूड फॉर द 28 ईयर्स और ब्रोकन इन 9 नवंबर 1989। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है व्लादिमीर लेनिन, जो कि फाउंडर थे किसके, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ये किसके फाउंडर थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। और इन्होंने इनका जो है पार्टिसिपेशन था रशियन रेवोल्यूशन में 1917 में जो हुआ था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इनके टाइम पे हुआ था 1979 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें मिखाइल गोर्बेचेव के बारे में, जो कि हु हैड बिकम द जनरल सेक्रेटरी। ये जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। तो कब बने थे, 1985 को। तो ये इनका नाम क्या था, मिखाइल गोर्बेचेव, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है मिखाइल गोर्बेचेव ने जो है एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन के अंदर। इसका नाम था पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्त यानी इसको बोलते हैं ओपननेस। इन्होंने मेन मकसद ये था मिखाइल गोर्बेचेव का जो है सोवियत यूनियन को सुधारना यानी इसको ठीक करना। तो उन्होंने दो पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस किया। याद रखना किसने इंट्रोड्यूस किया था ये, रेस्टोराइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। ये आपको दो चीज याद रखना है स्कीम के, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने जो है टाइमलाइन भी इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर से ही मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा है। तो 1985 मार्च में क्या था, मिखाइल गोर्बेचेव जो है इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। एंड इन्होंने अपॉइंट्स किया था इसमें क्या होता है, 1985 मार्च में बोरिस यल्तसिन जो है हेड बने थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म इन सोवियत यूनियन। तो इस टाइम पे जो है बहुत सारे जो है सोवियत यूनियन में रिफॉर्म भी स्टार्ट हुए थे। 1988 जून में जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इन लिथुआनिया एंड लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया एंड लातविया। तो जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लिथुआनिया से। उसके बाद जो है ये एस्टोनिया एंड लातविया में फैल गया था। इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मतलब कि आपको बता दूं, जो यूएसएसआर था वो 15 जो है कंट्री से मिलके बना था। तो वो जो है अलग होना चाहते थे इनसे, सोवियत यूनियन से, बिकॉज ऑफ द सम रीजन था उसमें, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया था, ठीक है। अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंस हो गया था एक दूसरे के ऊपर। तो ये सारी कंट्री जो है अलग अलग होना चाहती थी लगभग। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला ये लुथानिया के अंदर, और ये स्प्रेड कहाँ कहाँ तक हुआ, एस्टोनिया एंड लातविया के अंदर। फिर 1989 अक्टूबर में क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि वार्सो पैक्ट मेंबर आर फ्री। इन्होंने वार्सो पैक्ट जो है ये 1955 में बना था। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। जो भी मेंबर इसके थे आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर्स। सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी वार्सो पैक्ट मेंबर है वो डिसाइड कर सकते हैं अपने खुद के फ्यूचर्स। एंड बर्लिन वॉल्स फॉल इन नवंबर, ठीक है। तो इसी टाइम जो है बर्लिन वॉल भी फॉल हुआ था।
1990s फरवरी में क्या होता है, गॉर्बेचेव स्ट्रिप द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 72 इयर्स लॉन्ग मोनोपोली ऑन द पावर बाय कॉलिंग सोवियत पार्लियामेंट यानी डूमा। देखो याद रखना, सोवियत पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, डूमा बोलते हैं, टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। तो उन्होंने जो है मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को जो है उन्होंने अलाउ कर दिया इन 1990 फरवरी के अंदर। और जो है इससे कि ये 72 इयर्स लॉन्ग जो है एक ट्रेडिशन चल रहा था कि सिंगल पार्टी वहाँ पे थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको खत्म करके जो है उसके मोनोपोली को जो है डूमा की पार्लियामेंट यानी सोवियत की पार्लियामेंट डूमा ने जो है परमिट कर दिया मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट इसके अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो है मार्च 90 में क्या हुआ, लिथुआनिया जो है लिथुआनिया जो है बिकम द फर्स्ट ऑफ 50 सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो पहली कंट्री जो है इंडिपेंडेंस हुई यानी जिससे सोवियत यूनियन से, उसका नाम क्या था, लिथुआनिया, ठीक है। उसके बाद जो है 1990 जून में क्या हुआ, रशिया पार्लियामेंट ने जो है डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। और रशियन पार्लियामेंट ने भी जो है जून 1990 में क्या हुआ, एक डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी सोवियत यूनियन। फिर 1991 जून में क्या हुआ, यल्तसीन ने जो है नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी पार्टी में नहीं रहे, एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फिर वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। फिर 1991 अगस्त में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर स्टेज ऑन द प्रोटिव कॉप अगेंस्ट द गोर्बाचेव। बहुत सारे लोग जो है गोर्बाचेव के खिलाफ भी होने स्टार्ट हो गए इस टाइम पे, ठीक है। 1981 सितंबर में क्या हुआ, थ्री बाल्टिक रिपब्लिक ऑफ इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो है बिकम द यूएन मेंबर, ठीक है, फिर वो यूएन के मेंबर बन गए। फिर बाद में जो है ये ज्वाइन कर दिया नाटो को इन मार्च 2004। नेक्स्ट 1991 में क्या हुआ, दिसंबर के अंदर रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइडेड टू एनुअल द 1982 ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो उन्होंने जो है डिसाइड किया एनुअल 1922 ट्रीटी को ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, उन्होंने स्टैब्लिश किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, आर्मीनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ज्वाइन सीआईएस यानी सेंट्रल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये स्टेट। फिर लेटर जो है जॉर्जिया ने भी ज्वाइन किया 1983 में, रशिया टेक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूनाइटेड नेशन। और इसी टाइम पे जो है रशिया ने एक सीट मिल गई कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। 1991 दिसंबर 25 को क्या हुआ, गोर्बाचेव रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड फाइनली जो है एंड ऑफ द सोवियत यूनियन हो गया, यानी सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। तो ये था यहाँ तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है शॉक थेरेपी के बारे में जानते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, एक ट्रांजिशन है फ्रॉम दी ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, यानी जहाँ एक शॉक थेरेपी में क्या करना था, सोशलिस्ट सिस्टम से सीधे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बनना था, ठीक है, जहाँ पे आपको कैपिटलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सोशलिज्म को जो है उसकी आइडियोलॉजी को खत्म करके जो है आपको एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा। तो एक शॉक थेरेपी यही था, एक ट्रांजिशन था, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने जो है इसको इनिशिएट किया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सेंट्रल एशिया तजिकिस्तान, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो तजिकिस्तान जो है विटनेस किया सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक यहाँ पे सिविल वॉर चला, टिल 2001। और ये कहाँ पे चलता, तजिकिस्तान में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि नगर्नो एंड करबका जो है एक रीजन है, यहाँ पे जो है इस रीजन को लेकर जो है अजरबैजान और अर्मेनिया में जो है लड़ाई हो रही है, तो याद रखना ये कौन सा रीजन है। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएसएसआर। ये अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक की, तो आपको पता है भिलाई हो गया, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स जो है ये सब लगाने में जो है इंडिया की काफ़ी हेल्प करी, किसने, यूएसएसआर ने। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो सपोर्टेड ऑन कश्मीर इशूज ऑलवेज, ओके, सपोर्टेड ऑन 1970 वन वॉर, ठीक है। मिलिट्री के फॉर्म में बात करें, हमारी जो रिलेशन है रशिया के साथ, वो है मिलिट्री हार्डवेयर जो है प्रोवाइड करता है रशिया, ठीक है। अगर हम बात करें S-400 जो है एक मिलिट्री मिसाइल है, ये जो है रशिया से हमने लिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। तो मिलिट्री के रूप में देखें तो हमारी जो है रिलेशनशिप इनसे काफ़ी अच्छा है। कल्चरल बात करें तो हिंदी फिल्म्स जो है काफ़ी फॉलो की जाती है रशिया के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक रिलेशनशिप का पार्ट है।
इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है रिवीजन सीरीज में, और सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर्स, यानी सेकेंड टू यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं सबसे पहले। यूरोपियन इंटीग्रेशन ऑफ आफ्टर 1945, यानी यूरोपियन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होता है? 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर के बाद जो है स्टार्टिंग होता है 1945 में कि यूरोपियन यूनियन को जो है आगे बढ़ाना है। उसके बाद जो है अमेरिका जो है एक्सटेंड करता है मैसिव फाइनेंशियल हेल्प और रिवाइविंग द यूरोपियन इकोनॉमी। यूरोपियन इकोनॉमी को, यूरोप की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये अमेरिका हेल्प करता है, उसको बोलते हैं मार्शल प्लान। तो ये मार्शल प्लान जो है इसके थ्रू जो है अमेरिका हेल्प करता है किसको? यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प करता है ताकि इकोनॉमी इनकी रिवाइव हो। फिर आता है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कोऑपरेशन जो है OEEC जो है एस्टैब्लिश किया जाता है 1948 में टू चैनल एड टू दी वेस्ट यूरोपियन स्टेट। इसका मेन मकसद ये तो है ताकि यूरोपियन स्टेट को जो है आगे बढ़ाया जाए, 1948 में उनको ऐड दिया जाए, यानी ये एक फाइनेंशियल हेल्प किया जाए ताकि वो जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर आता है काउंसिल ऑफ यूरोप, इस्टेब्लिश किया था 1949 में, और ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए जो है बनाया जाता है संगठन, काउंसिल ऑफ यूरोप। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो 1957 में इसकी भी स्थापना होती है, और फाइनली जो है यूरोपियन यूनियन 1992 में बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, यानी फॉरेन पॉलिसी सेम है सबकी, लगभग जो भी मेंबर है। सिक्योरिटी पॉलिसीज भी सेम है इनकी, कॉपरेशन ऑन द जस्टिस एंड होम अफेयर एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। यूरो जो है ये फॉलो करते हैं पूरा जो है लगभग ऑलमोस्ट कंट्री, सभी नहीं करते, जो है लगभग करते हैं अप्रोक्स जो भी उसके अंदर। यूरोपियन मेंबर की बात करें तो कुछ यूरोपियन मेंबर है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, पोलैंड हो गया, लातविया हो गया, स्वीडन, ये सब क्या है? यूरोपियन मेंबर है। इसके अलावा और भी मेंबर है, वो लिखा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं। 1951 अप्रैल में क्या हुआ? 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस। इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया एंड स्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इन्होंने जो है ECSC जो है स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो किसने किया था? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ पेरिस। फिर 1957 मार्च 25 को क्या हुआ? दिस 6 कंट्रीज साइन ट्रीटी ऑफ रोम। इन्होंने फिर दोबारा जो है ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया। इन्होंने जो है बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ताकि एटॉमिक के मामले में जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, फिर 1973 जनवरी में क्या हुआ? डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ने मिलकर जो है ज्वाइन कर लिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को। ठीक है, बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर 1979 जून में क्या हुआ? फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन हुआ 1979 जून में यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। और 1981 जनवरी में क्या हुआ? ग्रीस ज्वाइन EEC, यानी EEC मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ग्रीस ने जो है ज्वाइन कर लिया 1981 में। फिर 1985 में जून में क्या हुआ? सेचेंगम एग्रीमेंट हुआ, अबॉलिश द बॉर्डर कंट्रोल अमंग द EEC मेंबर। जो भी इसके मेंबर थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के, उन्होंने जो है बॉर्डर जो भी वो था कंट्रोल, उसको खत्म कर दिया ताकि वो अपने में आपस में जो है ट्रेड वेड कर सके बिना किसी रुकावट के, या फिर पीपल्स का मूवमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट होता है 1986 जनवरी में क्या होता है? स्पेन एंड पुर्तगाल ज्वाइन EEC। उसके बाद स्पेन एंड पुर्तगाल भी ज्वाइन कर लेता है। 1980 अक्टूबर में क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना इसको, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब होता है? 1990 अक्टूबर में। ठीक है, 1992 फरवरी 7 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच वाज साइन एंड एस्टैब्लिशिंग यूरोपियन यूनियन। तो कौन से ट्रीटी के तहत जो यूरोपियन यूनियन बना है वो आप याद रखना, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ठीक है, नेक्स्ट है 1993 जनवरी में क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज रीनेम्ड एज ए यूरोपियन कम्युनिटी। इसका नाम जो है यूरोपियन कम्युनिटी रख दिया जाता है। नेक्स्ट जो है 1995 में जो है जनवरी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ज्वाइन EU। तो वो EU यानी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं कौन? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। फिर 2002 जनवरी में क्या होता है? यूरो द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन द 12 EU मेंबर। तो यूरो जो है करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था? 2002 में। तो शुरू से नहीं था, बाद में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2004 मई में क्या होता है? 10 मेंबर, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, इस्तोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया ज्वाइन EU। तो ये सब कंट्री जो है EU को ज्वाइन कर लेते हैं।
फिर नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर ये होता है 2007 जनवरी में बल्गेरिया रोमानिया ज्वाइन ईयू एंड स्लोवानिया अडॉप्ट द यूरो। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें 2009 में जो हो दिसंबर में क्या होता है लिस्बन ट्रीटी केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में आता है। एंड 2012 में क्या होता है ईयू इज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूछ सकते हैं क्या ईयू को नोबेल पीस प्राइज मिला है कि नहीं मिला, तो हाँ मिला है, 2012 में मिला है। 2013 में क्या होता है क्रोशिया जो है बिकम द 28th मेंबर ऑफ द ईयू, ये 28th मेंबर बनता है। एंड 2016 में क्या होता है रेफरेंडम इन ब्रिटेन 51.9% वोट डिसाइडेड दैट ब्रिटेन एग्जिस्ट यानी फ्रॉम द ईयू। तो ब्रिटेन जो है अब एग्जिट हो चुका है कहाँ से, ईयू से। तो ये वैसे भी रेफरेंडम में भी लोग चाहते थे कि जो है ब्रिटेन जो है एग्जिट करे कहाँ से, ईयू से। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, होल्ड अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन। और टोटल 5 जो है P5 कंट्री जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट है, यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया। पहले दो थे ईयू के अंदर P5 कंट्रीज, बट अब एक ये फ्रांस, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो निकल चुका है ब्रेग्जिट डील के तहत, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसियान के बारे में। आसियान जो है इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान नेशन, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश इन 1967 बाय द 5 कंट्रीज, ये 1967 में बनाया जाता है 5 कंट्रीज के द्वारा। इसका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। और ये साइन करते हैं जिसके तहत ये बनता है, और बैंकॉक डिक्लेरेशन है साइन किया जाता है 1967 में। इन 5 देशों ने मिलकर जो है आसियान बनाया, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आसियान की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, बनाने का मेन पर्पस क्या था, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल प्रोग्रेस थ्रू एंड कल्चरल डेवलपमेंट को भी अपनाना है, ठीक है। 5 मोर जो इन आसियान कुछ लेटर ईयर्स के बाद ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया, ये 5 ऐसे देश है जो बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, और टोटल जो है आसियान के अंदर 10 कंट्रीज जो है बन जाते हैं, ठीक है, मेंबर। नेक्स्ट बात करें हम 2003 में जो है आसियान एस्टैब्लिश दी आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जो है एस्टैब्लिश किया था बाय दी आसियन 2003 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसके अंदर ये है कि फिर इसके बाद जो है आसियन रीजनल फोरम की स्थापना की जाती है, which was established in 1994, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कब इसको बनाया जाता है आसियन रीजनल फोरम 1994 के अंदर। इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इसका मेन पर्पस ये होता है सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया साइन, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने साइन किया ट्रेड एग्रीमेंट विद द 3 आसियन मेंबर, 3 आसियन मेंबर के साथ जो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, पहला है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर एंड तीसरा है थाईलैंड। याद रखना है किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने साइन किया है, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, जो आसियन के मेंबर है, ठीक है। आसियन जो है आसियन इंडिया एफटीए कैम इनटू इफेक्ट इन 2010, और उसके बाद जो है ये 2010 में जो है इफेक्ट में आता है ये आसियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अगर हम इसकी बात करें चाइनीज इकोनॉमी के बारे में, राइज जो है होता है, तो इसके अंदर जो है 1973 में क्या होता है देंग जियापिंग जो है अनाउंस करते हैं द ओपन डोर पॉलिसी, यानी खुले द्वार की नीति के, सभी आके व्यापार करो, ठीक है। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कर देते हैं 1982 में, कि जो भी है एग्रीकल्चर पे कोई भी गवर्नमेंट का वो नहीं होगा ऑथराइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, 1988। एंड चाइना एक्सेसिंग टू द डब्ल्यूटीओ, उसके बाद जो है 2001 में जो है डब्ल्यूटीओ भी ज्वाइन कर लेता है। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन, चाइना। तो इस तरीके से जो है चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जो है जापान की बात करें तो जापान जो है मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ओईसीडी का मेंबर है इन 1964 में। इट इज़ ओनली आसियन मेंबर ऑफ G7, याद रखना ये आसियन का एक एशियन मेंबर जो है, ये G7 का जो है, ये G7 का पार्ट है, एक ऐसा ही जो है ये मेंबर है। और आर्टिकल 9 में जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के अंदर कहा है कि जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज ए सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन,
यानी उन्होंने हमेशा के लिए जो है वॉर को रिनाउंस कर दिया है, सॉवरेन राइट एंड थ्रेट और यूज और फोर्स एज ए मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इन्होंने बोला कि कोई भी लड़ाई झगड़े होंगे इंटरनेशनल पे, हम उसको वॉर के फॉर्म में, यानी उसको हम लड़ाई झगड़े के फॉर्म में यूज नहीं कर ना कर बातों से जो उसको ठीक करेंगे। तो इनकी पहली प्रायोरिटी जो है लड़ाई करना नहीं होगी, यानी डिस्प्यूट को जो भी सोल्व करेंगे वो बाय बाय नॉट द फोर्स ऑफ मीन्स, ठीक है। वो ना तो थ्रेट का यूज करेंगे ना किसी मिलिट्री पावर का, ठीक है। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर रखा है डायरेक्टली उन लोगों ने। बहुत पीसफुल कंट्री जो है जापान है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साउथ ऑफ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की, तो कोरियन पेनिनसुला जो है डिवाइडेड हो गया है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो है बीच में। और ये जो है बात करें तो 38 पैरेलल लाइन है जो इसको डिवाइड करता है, किसको, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ जो है चैप्टर हमारा सेकंड भी समाप्त होता है। फिर आते हैं हम चैप्टर नेक्स्ट की तरफ, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी इसके हम बात करें साउथ एशिया आखिर है क्या। साउथ एशिया इज यूजली इंक्लूड्स, कौन कौन सी कंट्री इसमें इंक्लूड होती है, तो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इन कंट्री को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, साउथ एशिया के अंदर। अगर हम बात करें टिल 2006 तक जो है नेपाल नेपाल जो है वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी राजा का वो अधिकार था। 2008 में क्या हुआ, मोनार्की वॉज अबोलिश्ड, यानी खत्म कर दिया गया मोनार्की को, ठीक है। भूटान की बात करें, भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना, 2008 के अंदर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है द मालदीव्स अदर आइलैंड नेशन वाज सल्तनत टिल 1968। 1968 तक जो था मालदीव्स और जो दूसरे नेशन थे आइलैंड कंट्री जो आसपास के, वो सल्तनत, वहाँ पे सल्तनत का रूल था, विच इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू रिपब्लिक। बाद में रिपब्लिक जो है नेशन बन गए विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे प्रेसिडेंट्स की पावर जो है काफी ज्यादा वहाँ पे पावरफुल होगी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो पहले वो सल्तनत थे वहाँ पे, फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। तो जून 2005 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर यहाँ पे जो है फाइनली मल्टी पार्टी सिस्टम 2005 में जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं, वो इसके अंदर जो है टाइमलाइन की बात करें तो इसके अंदर जो है अगर हम इंडिया 1947 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इंडिया और जो है पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंस नेशन बन गए और ब्रिटिश रूल यहाँ पे खत्म हो गया। 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका, साइलोन जिसे कहते थे, गेन इंडिपेंडेंस, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर। फिर यहाँ पे जो है 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका ने भी जो है इंडिपेंडेंस गेन कर लिया। 1954 1955 में क्या हुआ, पाकिस्तान जो है ज्वाइन कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक, ठीक है, एंड सीटो एंड सेंटो, ठीक है। 1960 में क्या होता है, 1960 में जो है इंडिया पाकिस्तान साइन इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी काफी न्यूज में। इंडस वाटर ट्रीटी यानी इसकी वाटर को फ्लो को लेकर जो है साइन किया गया था, और ये साइन जो है किसने करवाया था, बिहाफ ऑफ ये वर्ल्ड बैंक ने जो है इनको साइन करवाया था। 1962 में क्या हुआ, 1962 में जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड 1965 में क्या हुआ, इंडिया इंडो पाक वॉर, यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन हुआ, ठीक है। फिर 1966 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान साइन ताशकंद एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब साइन किया गया था, 1966 में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट। 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है 1971 मार्च में क्या होता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द लीडर ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अगस्त में क्या हुआ, उसी के बाद इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया गया फॉर द 20 ईयर्स, याद रखना। तो ये इंडो जो ट्रीटी साइन किया गया था किसके साथ किया गया था, सोवियत यूनियन के साथ 20 ईयर्स के लिए। दिसंबर में क्या हुआ, इंडो पाक वॉर, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और फाइनली जो है बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश बन जाता है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। नेक्स्ट अगर बात करें 1972 जुलाई में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन सिमला एग्रीमेंट।
और 1974 मई में क्या होता है, इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो इंडिया जो है कंडक्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट को। 1976 में क्या होता है, 1976 में जो है पाकिस्तान बांग्लादेश स्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक टाई, ठीक है। और 1985 दिसंबर में क्या होता है, साउथ एशियन लीडर जो है साइन करते हैं सार्क को चार्टर। फर्स्ट समिट जो है ढाका में होता है, पहला समिट ये कहाँ पे होता है, ढाका के अंदर। फिर 1987 में क्या होता है, इंडो श्रीलंका कोड जो है होता है, इंडियन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन इन श्रीलंका 1987 से लेकर 1919 तक, ठीक है। फिर 1988 में क्या होता है, इंडिया सेंड ट्रूप्स, जो है इंडिया से है ट्रूप सेंड करता है कहाँ पे, मालदीव में, टू फॉइल द कॉप अटेम्प्ट बाय द मशीनरीज, ठीक है। तो इंडिया जो है कहाँ पे सेंड करता है, मालदीव के अंदर। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी फॉर ईच अदर, इन्होंने साइन किया इस टाइम पे कि कोई भी तो एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेगा। फिर 1988 और 1991 में क्या हुआ, दिस डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन पाकिस्तान, फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ एंड बांग्लादेश एंड नेपाल का। 1996 में क्या हुआ, दिसंबर में इंडिया बांग्लादेश साइन फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर, तो फरक्का ट्रीटी किसके बीच में साइन हुआ, याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फिर 1998 में जो है मई में इंडिया पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये दोनों जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दिसंबर में क्या होता है, इंडिया एंड श्रीलंका साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 1999 में क्या होता है, फरवरी में इंडिया पीएम जो है वाजपेयी जो है अंडरटेक्स बस जर्नी, और वो बस जर्नी जो है टू लाहौर टू साइन पीस डिक्लेरेशन, ठीक है, पीस डिक्लेरेशन साइन करने के लिए जो है एक बस जो है जर्नी स्टार्ट होती है टू लाहौर तक की। जून जुलाई में क्या होता है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और 2001 जुलाई में क्या होता है, वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट होता है, जो कि अनसक्सेसफुल रहता है ये समिट। फिर 2004 जनवरी में क्या होता है, साफ्टा साइन किया जाता है एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की कैपिटल में, ठीक है। फिर 2007 में जो है अफगानिस्तान ज्वाइन कर लेता है किसको, सार्क को, इसी के साथ जो है टोटल 8 मेंबर हो जाते हैं। एंड 2014 में नवंबर में क्या होता है, 18th सार्क समिट इन काठमांडू नेपाल। इसके बाद जो है सार्क का कोई भी जो है ज़्यादा एक्टिविटी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के चक्कर में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है मिलिट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे जो है एक तमिल लोगों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। बेसिकली इनका मेन काम क्या था, फाइटिंग करना, आर्म स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ द श्रीलंका इन परस्यूट ऑफ देयर द डिमांड फॉर द तमिल, ठीक है, एलम बोलते हैं इसको हम। तो अपने जमीनों के लिए लड़ाई करना कि हमें जो है यहाँ हमें भी हक मिलना चाहिए, तमिल लोगों को भी, तो उन्होंने एक लिट्टे नाम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और इनका मेन लड़ाई था श्रीलंका की आर्मी से लड़ना और सिन्हाला से, ठीक है। तो लिट्टे किसका था, तमिल लोगों का था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, सिविल वॉर जो है दो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, दो कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं तमिल और सिन्हाला के बीच में। और ये जो है सिन्हाला कहते हैं कि हम यहीं के लोग हैं, हम श्रीलंका हमारा अपना है, तमिल जो है बाहर से आए हैं, इनको जगह नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए जो है इन दोनों में सिविल वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। नेक्स्ट इन 1989 में क्या होता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका से निकल जाती है विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोनों के बीच में ठीक करना, वो जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। और 1989 में क्या होता है, इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्स होती है वो पुल आउट कर लेती है फ्रॉम श्रीलंका। 1998 में क्या होता है, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, पोखरण में जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है इंडिया 1998 में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये आईएसआई का जो है एक पाकिस्तान का एक स्पाइस एजेंसी है, और इस पे बहुत सारे जो है अगर हम बात करें, जैसे टेररिज्म का फैलाना है इसका पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। इसके बाद जो है 1960 में जो है इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन किया इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया 1960 में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी हमने स्टार्ट किया और बांग्लादेश इसका पार्ट था। इसका मेन मकसद क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी का, लिंक अप द साउथ ईस्ट एशियन वाया म्यांमार, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन को इंडिया के साथ लिंक करना है वाया म्यांमार, ठीक है।
नेक्स्ट है सार्क की बात करें तो सार्क जो है आशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म है, और ये जो है 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट टू इम्पोर्ट कॉपरेशन थ्रू द मल्टीलेटरल मीन्स। इसका मेन मकसद ये था कि ताकि जो है साउथ एशियन जो भी नेशन है आपस में जो है इनका संबंध अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन। यानी यूनाइटेड नेशन को इसलिए नहीं क्रिएट किया गया कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को जो है स्वर्ग में लेके जाना, बल्कि टू सेव इट फ्रॉम हेल। यानी उसको जो है उसको नरक से बचाना है। इसका मेन मकसद ये है यूनाइटेड नेशन का। ये एक सेकेंड जो है सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने कहा था, उसका नाम था डेक हैमर्शकजोल्ड। पनिशन को इशू तो माफ करना, इनका नाम था। ये जो है सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे किसके, यूएन के। तो इन्होंने ये बोला था कि जो है यूएन को इसलिए नहीं बनाया गया कि आप ह्यूमैनिटी को हेवन में लेके जाएंगे, बल्कि इसलिए कि उसको नरक से बचाना है लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका आईएमएफ की बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओवरसीज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। और आईएमएफ के 190 मेंबर कंट्रीज एज ऑफ नाउ 19 फरवरी 2014 तक की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर टाइमलाइन की बात करें यूएन की, तो 1941 अगस्त में क्या होता है, साइनिंग द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल। तो ये अटलांटिक चार्टर किसके बीच में साइन होता है, ये आप याद रखना, इन दोनों का नाम, यानी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल। 1942 जनवरी में क्या होता है, 26 अलाइड नेशन फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस पावर मीट द वॉशिंगटन डीसी and to support the Atlantic Charter and sign the declaration by the United Nations। फिर 1943 दिसंबर में क्या होता है, तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। इन तीनों को जो है पावरफुल घोषित कर दिया था तेहरान कॉन्फ्रेंस में। फिर 1945 फरवरी में क्या होता है, याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है, बिग थ्री यानी रोजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन के बीच में, टू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द परपोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एक परपोज करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक होना चाहिए है, और इन्होंने थ्री बिग बोलते हैं इनको। ठीक है, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ थ्री बिग, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, रोजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। अप्रैल और मई में क्या होता है, 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एट सेंट फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 महीने तक जो है एक कॉन्फ्रेंस चलता है यूएन का ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, 1945 जून 26 में क्या होता है, साइन द यूएन चार्टर बाय 50 नेशन, पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर 15। सो यूएन हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर। अगर यूएन की बात करें तो कितने मेंबर थे फाउंडिंग ओरिजिनल, 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर थे। फिर 1945 अक्टूबर 24 में जो है यूएन वाज फाउंडेड एंड हैंस अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड यूएन डे। तो हर साल जो है अक्टूबर 24 को जो है यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनली जो है इंडिया भी ज्वाइन कर लेता है 1945 अक्टूबर 30 को। उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया ज्वाइन यूएन। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है बट बाद में ज्वाइन करते हैं इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें तो यूएन वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। पहले ये लीग ऑफ नेशन था, इसको जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड रोक नहीं पाया तो इसको जो है यूएन बनाया गया। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशन की सिस्टम की बात करें, इसकी प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से। सबसे पहले तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा बट मैं आपको बताऊंगा। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, इसमें 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर विद वीटो राइट्स, इनके पास वीटो राइट्स है, 10 इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years। यानी 5 जो ऐसे हैं जो कि P5 कहते हैं, ये ऐसे हैं जो परमानेंट है, क्या है, परमानेंट। और इसके अलावा जो है 10 ऐसे हैं जो 2 सालों के लिए हर साल चूज किए जाते हैं, और ये नॉन परमानेंट है, क्या है, नॉन परमानेंट, याद रखना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डिसीजन जो है बाइंडिंग है ऑन ऑल यूएन मेंबर। ठीक है, याद रखना, डिसीजन जो है, जो भी डिसीजन लेता हूँ बाइंडिंग होता है ऑल यूएन
मेंबर पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है वो क्या है। इसमें 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जजेस होते हैं। ठीक है। और इलेक्टेड फॉर द 9 ईयर्स। कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं? 9 ईयर्स के लिए। ठीक है। अब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द बोथ जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल बेस्ड इन द, ये कहाँ पे? हैग के अंदर है। ये लोकेटेड कहाँ पे? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस हैग के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद जो है रिलेटेड यहाँ पे सब्सिडरी बॉडीज है, जैसे मिलिट्री स्टाफ कमेटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, फॉर्मर यूगोस्लाविया, रवांडा एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन मिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जो IAEA है, जो रिपोर्ट्स करता है किसको? बोथ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली दोनों को। ठीक है। ये दोनों को जो है रिपोर्ट करता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम एंड फंड की और कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड, इन्वायरमेंट प्रोग्राम अगर बात की UNEP और डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया UNDP, चिल्ड्रन फंड हो गया जिसको बोलते हैं यूनिसेफ, पॉपुलेशन फंड हो गया UNFPA, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजी यानी UNHRC, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट UNWRA, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड फंड्स के रिलेटेड जो है संगठन है। जनरल असेंबली की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द 192 मेंबर। इसमें कितने मेंबर है? और जनरल असेंबली में 192 मेंबर, स्टेट ईच विद वन वोट, और सबके पास जो है वन वोट है। विथ मेजर डिसीजन आर रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी। जो भी डिसीजन लेना है उसमें कम से कम 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको करने के लिए। एंड अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी, कई बार जो है सिंपल मेजोरिटी भी चलेगा। डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। डिसीजन मान लो ले लिया तो क्या यूएन मेंबर पे बाइंडिंग है? तो नहीं, मैम बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। सब्सिडरी बॉडीज की बात करें, कमेटी एंड एडॉक बॉडीज, इसकी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन केमिकल वेपर, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इंटरनेशनल स्टाफ सर्विंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट होता है, जो कौन हेड करता है उसको? सेक्रेटरी जनरल, हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। तो सेक्रेटरी जनरल जो है अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया था? जनरल असेंबली के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 5 years रिन्यूएबल टर्म। तो 5 years के लिए जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, बट रिन्यू भी हो सकता है उनका टर्म जो है। ठीक है। तो यस, अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली, ऑन द रिकमेंडेशन कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल इसको। ठीक है। जो भी अपॉइंट होता है सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट है अदर एंटिटी की बात करें, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट एंड UN यूनिवर्सिटी जॉइंट प्रोग्राम ऑन द HIV एड्स। ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल एजेंसी बात करें जो कि नॉन सब्सिडरी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशल एजेंसी याद रखना UN की। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, एंड एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑर्गन है, सॉरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से? ILO है, यूनेस्को है, FAO है, उसके बाद IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये सारे जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फंक्शनल कमीशन की बात करें तो ह्यूमन राइट, नारकोटिक ड्रग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है, जो मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। इनके इलेक्शन जो है जनरल असेंबली के द्वारा होता है फॉर ओवरलैपिंग 3 years टर्म। कितने साल का होता है? 3 साल का। 54 सीट्स बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टोटल जो है 54 सीट होता है इसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। ठीक है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, जो कि सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिया विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव एंड द यूएन लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी, इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो है यूएन के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल है। वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? पुर्तगाल के। ठीक है।
इसके बाद जो है या हमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात करें, सबसे पहले थे त्राइगवे ली, नॉर्वे के। उसके सेकंड जो बने देग के जॉल्ट, स्वीडन के। यू थांट जो कि म्यांमार के सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है। और टोटल 9 याद रखना। कुर्थ वल्डेम जो कि ऑस्ट्रिया के थे। जेवियर प्रेच डी सेलुलर प्री पेरू के थे वो। एंड बोरटोस घाली जो कि इजिप्ट के थे। कोफी अन्नान जो है घाना के थे। एंड बान की मून जो कि साउथ कोरिया। एंड एंटोनियो गुटरेस जो कि अभी पुर्तगाल के, याद रखना। तो जो है पूछ सकते हैं कि इंडिया के कोई अभी तक सेक्रेटरी जनरल बना है, तो नहीं है। ठीक है। तो टोटल जो है 9 सेक्रेटरी जनरल अब तक जो है हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करें मेजर कंट्रीब्यूटर की यूएन के अंदर। आपको पता है यूएन जो है खुद से जो है फंडिंग नहीं होता उसका, कोई मेंबर या एनजीओ करता है। तो अगर यूएन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है फंडिंग 22% जो है यूएसए का, उसके बाद 12% चाइना का, और इंडिया का जो शेयर है 0.8%। ये कब का जो है अ, ये जो है 2090 का जो है ये बजट का शेयर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है यूएस करता है अभी भी। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जो क्रिएटेड किया गया था 1944 में। एंड फोकस ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। इनका मेन फोकस क्या था, डेवलपिंग कंट्री पे। वर्क फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, किसके लिए काम करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। एंड एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, सेट अ रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, एक रूल सेट करता है फॉर द ग्लोबल ट्रेड के लिए। सेटअप इन 1995 को एज द सक्सेसर। ये सक्सेसर किसका था, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है इसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ बनाया गया। ठीक है। एंड मेंबर जो है इसके 164 है अब तक, 29 जुलाई 2016 तक। मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 टू 15। यानी मेंबर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कब बढ़ाया गया था, 1965 में, याद रखना। लेकिन अगर हम P5 की बात करें, क्या उसको बढ़ाया गया, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, बस सेम का सेम ही था। ठीक है। तो जो मेंबरशिप बढ़ाया गया था 11 से 15 किया गया था। ठीक है। आईईए की बात करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सेटअप किया गया था 1957 में। और एट इसका मेन मकसद है एटम फॉर पीस, इट सिक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। इसका मेन मकसद है ताकि दुनिया के अंदर जो है पीसफुल यूज हो किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का। एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, यानी प्रिवेंट करना यूज फॉर द मिलिट्री पर्पस। इसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक एनजीओ है जो कैंपेन करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वो है ह्यूमन राइट वॉच। इसका मेन मकसद, ये भी एक एनजीओ है, इन्वॉल्व रिसर्च एंड एडवोकेसी फॉर द ऑन द ह्यूमन राइट पे जो है रिसर्च करता है और एडवोकेसी करता है ताकि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन होता रहे। ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो थे यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर 5 है ये। और इसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, कोई भी जो है थ्रेट ना हो, उससे फ्रीडम हो, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी है, यानी। ठीक है। तो हम इसको सिंपल में समझे तो खतरे से आज़ादी, यानी फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो है सिक्योरिटी को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये जो है 2 टाइप में है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो फोकस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग द स्टेट बॉर्डर एंड सोवरेनिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट। ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में यही फोकस होता है कि जो है स्टेट को बचाना है, स्टेट के बॉर्डर को, सोवरेनिटी को फ्रॉम द एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से। अगर हम नॉन उसकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये एड्रेस करता है ब्रॉडर रेंज ऑफ थ्रेट एंड दैट अफेक्ट द ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। ह्यूमन वेलबींग को इफेक्ट करता है एज सच एज, जैसे टेररिज्म हो गया,
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया और पैंडमिक्स हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जो है ट्रेडिशनल नहीं है, जो डेली बेसिस पे नहीं हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है नॉन ट्रेडिशनल जो है ये जो है एड्रेस करता है ब्रॉडर रेंज ऑफ थ्रेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नमेंट हैज़ अ थ्री बेसिक चॉइस। उसके पास जो है अपनी सिक्योरिटी को सेव करने के लिए तीन उसके पास चॉइस होती है, या तो वो सरेंडर कर दे किसी सामने वाले के सामने, या टू प्रिवेंट अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिस टू रेज द कॉस्ट ऑफ द वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल, या उसको ऐसा मतलब शो कर दो कि अगर तुम अटैक करोगे अदर साइड वालों को, कि उसको बता दो कि बहुत ज़्यादा उसका जो है कॉस्ट होगा, जो कि आप अनएक्सेप्टेबल होगा तुम्हारे लिए, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि फाइट, या तो फिर क्या करो, फाइट बैक करो, ठीक है, डिफेंड करो कंट्री को इफ अटैक, अगर वो लड़ाई होता है तो आप भी लड़ो और उसको डिफेंड करो और उसको बचाओ। तो गवर्नमेंट के पास जो है ये तीन जो है ऑप्शन होते हैं जब भी सिक्योरिटी को बचाना होता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को। तो टू सरेंडर टू प्रिवेंट अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, और फाइट बैक करना है, डिफेंड करना कंट्री को इफ अटैक, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसके बाद जो है, ठीक है, अब देखो, कई बार जो है बैलेंस ऑफ पावर होता है सिक्योरिटी के अंदर, ऑल कंट्रीज हैव इक्वल स्ट्रेंथ सो दैट नो वन कैन कंट्रोल फुली द अदर। तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने का बेहतर तरीका यही है कि कंट्रीज को जो है अपना स्ट्रेंथ उसके सामने इक्वल रखे, ठीक है, और सामने वाले को लगे कि जो है इसके पास भी इक्वल स्ट्रेंथ है, ताकि वो आपको बुली और आपको जो है थ्रेट ना करे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है आपको पॉलिसी और अलायंस बिल्डिंग, यानी अलायंस बिल्ड करना है किसी भी कंट्री के साथ। अलायंस इज कोalition ऑफ स्टेट, या तो जैसे कि नाटो को देख लो, अब उन्होंने क्या किया, नाटो में सारे जो है मेंबर अटैक करते हैं अगर कोई इस पर अटैक करता है, बट ये रियलिटी नहीं है, बट एक तरीके का अलायंस है वो, ये थ्रेट एक तरीके का शो करता है कि कोई इस पर अटैक करेगा तो जो है वो भी अटैक कर सकते हैं। एंड कोalition ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन ऑन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट द मिलिट्री अटैक, ये क्या करता है, डेटर करता है ताकि कोई आप पर अटैक ना करे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल नोशन की बात करें, जो कि इंटरनल जो है फोकस ऑन मेंटेनिंग पीस, ठीक है, एक्सटर्नल हमने देख लिया। इंटरनल में क्या आता है, फोकस ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर ही जो है हमें फोकस करना है, हमें पीस को मेंटेन करना है, ठीक है, विद इन अ कंट्री बॉर्डर थ्रू द लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री। और किसके द्वारा ये कर सकते हैं, थ्रू दी लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन में जो है आपको अगर करना है तो कैसे करेंगे कोऑपरेशन, तो आपको बेहतर है कि 1972 में क्या हुआ, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ ताकि कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज ना करे। फिर 1987 में क्या हुआ, केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ, CWC, ताकि कोई भी वॉर में जो है केमिकल वेपन्स यूज ना करे। एंड एंटी ब्लास्टिक मिसाइल यानी ABM ट्रीटी साइन हुआ 1972 में, यानी इसका यूज नहीं करना ब्लास्टिक मिसाइल का। उसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में जो है इसको बनाया गया, ताकि जो है कोई भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना बनाए या फिर न्यूक्लियर उसका यूज ना करे, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है वो थे ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल नोशन की बात करें सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी गो बियॉन्ड द मिलिट्री, ये मिलिट्री नहीं आता, उससे बियॉन्ड है थ्रेट, डिक्लेयर्ड वाइड रेंज ऑफ थ्रेट डेंजर अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा थ्रेट है, लोगों को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन ऑफ सिक्योरिटीज है, जो कि जो है बियॉन्ड है मिलिट्री थ्रेट्स, ठीक है, वो मिलिट्री थ्रेट्स नहीं है, बट ये बहुत बड़ा थ्रेट्स ये भी है कि जो है जो ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, जैसे एपिडेमिक्स ले लो, लाइक एड्स हो गया, अभी कोविड जो आया था, ये भी एक तरीके का नॉन ट्रेडिशनल जो है थ्रेट था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का यानी पूरी दुनिया को इफेक्ट किया इसने। एंड सिंस दिस प्रॉब्लम जो है ग्लोबल है, इसमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, ना कि कोई अकेला जो है कंट्री उसको ठीक करेगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ठीक करने के लिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। वहाँ तो आप
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तो आप ठीक भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या आपको कहीं ना कहीं जो है आपको कॉपरेशन की बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो वह है चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 6। तो पहला जो है क्लब ऑफ रोम जो है ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश किया था उन्होंने बुक इन 1972, उसका नाम था लिटमे इंटाइटेड, जो बुक का नाम था लिटमेट्स टू ग्रोथ, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो इस चैप्टर के अंदर, ये तो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था, और इसका मेन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, जून 1992 में। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। मेन मकसद क्या था, इन्वायरमेंट को रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन्वायरमेंट के रिलेटेड इशूज को लेकर डिस्कस करना। 1987 में क्या हुआ, उससे पहले ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई, इसमें आवर कॉमन फ्यूचर, उन्होंने क्या किया इस रिपोर्ट के अंदर, हैड वार्न किया कि जो है ट्रेडिशनल पैटर्न जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नॉट सस्टेनेबल। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया, जो आप यूज़ कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रोथ के लिए पैटर्न, जो कि ट्रेडिशनल पैटर्न है आपका, कोल यूज़ करना और बाकी ऐसी सारी चीज़ें जो कि जो है काफ़ी मतलब इमिशन कर रहा है, तो ये सारे जो है जो ग्रोथ का तरीका वो ठीक नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। इस रिपोर्ट में यही बात लिखी थी। ये जो है 1987 में रिपोर्ट आई थी, उसका नाम था ब्रून लैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट जो है रियो समिट जो है हुआ था जो 1982 में, वो प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, उसमें बहुत सारे कन्वेंशन साइन हुए बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री के ऊपर, एंड रिकमेंड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 इसमें जो है आया कि जो है आपको कई सारे प्रैक्टिस है जो कि फॉलो करना है, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो एक एक्सटेंड टू ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, अंटार्कटिका बहुत बड़ा एरिया है, और 90% जो है ऑल टेरेस्ट्रियल आइस यहीं पे है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें जो है 70% ऑफ द प्लानिटरी फ्रेश वाटर है, यानी 70% जो पूरे वर्ल्ड का वाटर है वो यही फ्रेश वाटर वो यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करें तो इसको बचाने के लिए काफ़ी सारी ट्रीटी साइन हुई, जैसे हम बात करते हैं 1959 में जो है अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी ताकि इसको बचाया जाए। 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, ठीक है। उसके बाद 1991 में जो है अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल साइन हुआ, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर जो है 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है यूएनएफसीसी बना, ठीक है। उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, सेटिंग टारगेट फॉर द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम से कम यूज, मतलब एमिशन को यूज करना है, यानी कट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना है इसको, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इमिशन को कम करना था, ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। इसका मेन मकसद क्या था कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उसको अपने एमिशन कट करना है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट है एक मिनट, द प्रोटोकॉल वॉज एग्रीड इन 1997 में जो है एग्रीड किया गया इन क्योटो इन जापान के अंदर। कहाँ पे एग्रीड किया गया था ये क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के अंदर, जो कि क्योटो क्या है, जापान की कैपिटल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेट आउट इन द यूएनएफसीसी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स यूएनएफसीसी के अंदर दिया गया था उसके बेस पे इंडिया ने जो है साइन किया, रेटिफाई भी किया है, केवल साइन नहीं किया, रेटिफाई भी किया, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर इंडिया काफ़ी सचेत था इन 90, जो कि 1987 का क्योटो प्रोटोकॉल में अगस्त 2002 को, ठीक है। तो इंडिया ने जो है फाइनली जो है इस पर रेटिफाई भी कर दिया और साइन भी कर दिया कि भाई जो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया ने साइन पास किया ताकि जो है और इम्प्रूव किया जा सके इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर, ताकि जो है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो इंडिया ने पूरी कोशिश करी इन्वायरमेंट रिलेटेड से काम करने के लिए, जो भी इन्वायरमेंट को सेव करने का तरीका था इंडिया ने सारा अपनाया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया 2003 में, इसका मेन मकसद क्या था, एनकरेज करना द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, इसके लिए जो है एनकरेज करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया गया। फिर उसके बाद नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल पास किया गया, ठीक है, बनाया गया। एंड इंडिया ने जो है रेटिफाई कर दिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। इसमें मेन मकसद ये था
कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम से कम करना है, तो गैसेस का इमिशन कम से कम हो, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखना है। तो फाइनली जो इंडिया ने रेटिफाई कर दिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, ये याद रखना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर ये जो है इन्वायरमेंट वाला कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 7, और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो ये जो है अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, फ्लोज है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है ये। फ्लोज यानी किस चीज़ का फ्लो, आइडिया का, कम्युनिटीज का, पीपल मूविंग कर रहे, कैपिटल्स का। आप देख लो एक कंट्री से ए जो आइडिया है वो बी जो है कंट्री में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। कम्युनिटी, केवल आइडिया नहीं, कम्युनिटी देख लो, वो भी कंट्री दूसरी कंट्री में जा रहा है, सी कंट्री में जा रहा है, डी कंट्री में जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब फ्लो ही तो है। एंड पीपल्स जो है केवल एक कंट्री में नहीं जा रहे, कई सारे कंट्री में घूम रहे हैं। तो लोगों का जो ये मूवमेंट बढ़ा, पीपल्स जो लोगों का घूमने का जो एक बड़ा ही ग्लोबलाइजेशन के वजह से हो, कैपिटल्स का भी जो है मूवमेंट फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या था, एक फ्लो है जो कि आइडियाज का, कम्युनिटीज का, पीपल मूविंग, कैपिटल्स का। अगर हम बात करें कोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के मेन कोजेस क्या है, तो देखो इसका कोज जो है, ग्लोबलाइजेशन आने का मेन रीजन क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब होता है तो इससे क्या होता है कि लोगों का रीच बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरनेट आने से क्या हुआ, लोग जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गए। इसको हम बोलते हैं एक तरीके का एक ग्लोबल होम हो गया सबके लिए। यानी यहाँ से बैठे बैठे हम कहीं भी बात कर सकते हैं इजीली, जो है कुछ ही जो है मिनट सेकंड के अंदर। तो ये जो है क्या शो कर रहा है, एक तरीके का जो है बैरियर खत्म कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो गई, ठीक है। आइडियाज हमारे बॉर्डरलेस हो गए, हमारे आइडियाज यही नहीं है, कहीं और भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, हमारे कल्चर, आइडियाज, सब चीज़। तो ये जो है मेन इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंटरनेट। ठीक है, इसका आने की वजह से जो है और ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। डायमेंशन की बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो वो 3 डायमेंशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। सबसे पहला जो है पॉलिटिकल डायमेंशन में हम देखेंगे एरोजन हुआ एंड अडॉप्टेशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो है स्टेट की पावर में कमी है, स्टेट जो है कमज़ोर हो गया फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से। अब स्टेट का जो है कुछ ही काम रह गया है, जैसे सिक्योरिटी मेंटेन करना, और ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं रहा स्टेट का। फ्रॉम वेलफेयर टू मिनिमलिस्ट स्टेट बन गया। अब जो है, अब वेलफेयर से क्या हो, मिनिमलिस्ट स्टेट अब जो है थोड़ी ही काम कर रहा है। इंक्रीज सर्विलेंस कैपेसिटी, तो ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, सर्विलेंस कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि अब इजली जो है डेटा उनके पास है, सरकार के पास इजली जो स्टेट आपको कंट्रोल कर सकती है। तो ये सब चीज़ जो है पॉलिटिकल जो है कुछ जो है डायमेंशन है किसके, first के। इकोनॉमिक की बात करें तो इंक्रीज ट्रेड हुआ। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो ट्रेड इंक्रीज हुआ एंड कैपिटल मूवमेंट बढ़ा। ठीक है, रोल ऑफ आईएमएफ जो है आगे आया, डब्ल्यूटीओ भी जो है इसका रोल काफ़ी बड़ा है, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये जो है इकोनॉमिकली देखे तो काफ़ी जो है डेवलप हुए। एक अनइक्वल बेनिफिट हुआ। देखो ग्लोबलाइजेशन आने से क्या है कि ये नहीं कह सकते कि सबको इक्वली बेनिफिट बेनिफिट मिला। देखो रिच और पुअर में काफ़ी गैप बढ़ गया, कुछ रिच रिच हो गए और कुछ पुअर जो है और पुअर हो गए। डीरेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी चीज़ों पे जो है कम से कम रुकावट हुई। एंड प्राइवेटाइजेशन जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया। अब चीज़ें जो है 90% चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन कंपनी ही, प्राइवेट कंपनी ही संभालती है। तो ये सब इकोनॉमिक जो है इसके वो थे, डायमेंशन थे। कल्चर की बात करें तो आपको पता है कि कल्चरल होमोजीनियस हो चुका है। होमोनाइजेशन जैसे बात करें, जैसे वेस्टर्नाइजेशन, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वेस्टर्नाइजेशन का जो है एक ताकत देख सकते हैं किस तरीके से फैल रहा है। मैकडोनाइजेशन जो है, मैकडोनाल्ड की जो है हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक तरीके का कल्चरल इन्फ्लुएंस है दूसरे कंट्री के ऊपर। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कल्चरल हेट्रोजीनियस हेट्रोजाइजेशन बना, यानी मिक्स अब हो गया कल्चरल। जैसे हम बात करें जींस विद खादी कुर्ता, हम खादी कुर्ते ही पहन रहे हैं, फिर जींस पहन रहे हैं, ये क्या है, क्या शो करता है कि जो है हेट्रोजनाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन का जो है कल्चरल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इंडिया पे जो है इम्पैक्ट हुआ कि 1991 में जो है हमने एलपीजी रिफॉर्म अपना लिया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया 1991 में, ताकि हम भी जो है लेस जो है बैरियर रहे चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कॉल सेंटर काफ़ी डेवलप हो गए इंडिया के अंदर। तो ये सब किसका इफेक्ट था, ग्लोबलाइजेशन का, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। लेकिन केवल इफेक्ट और इसके बेनिफिट ही नहीं हुआ, रेजिस्टेंस भी काफ़ी जो है ग्लोबलाइजेशन का हुआ। जैसे लेफ्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो है बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन है, यानी एक तरीके का क्या है ग्लोबलाइजेशन,
कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन है। अगर राइट पर्सपेक्टिव से हम सोचे तो वो बोलते हैं कल्चरल इरोजन हो रहा है, हमारा कल्चर जो है इससे खत्म हो रहा है, कल्चर जो है इरोजन हो रहा है, कल्चर जो है दिन पे दिन हमारा जो है उस पर अटैक हो रहा है दूसरे की कल्चर के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें तो हम जैसे कि टाई हो गया, हम या फिर हम कोट पहनते, ठीक है, जीन्स पहनते, ये सब क्या है, हमारा कल्चर अपना यहाँ का नहीं है। तो उनका कहना है कि हमारे कल्चरल कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी उसको जो है इरोड कर दिया इसने ग्लोबलाइजेशन आने की जैसे। तो ये जो है टोटल आपका जो है कंप्लीट चैप्टर था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। और इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।